तो कल हमने 6 क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज आगे करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और पहले क्वेश्चन को खुद पढ़ के उसके बाद देखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखो फिर आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो पहले आप इसको खुद पढ़ लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद देखना है इसको। यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कह रखा है कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है ना। समकेंद्री का क्या मतलब होता है? ऐसे वृत्त जिसका केंद्र सेम हो, है ना। ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम हो उसको हम बोलते हैं समकेंद्रीय। नाम से पता चल रहा है ना, समकेंद्रीय, समान हो केंद्र जिसका, है ना। तो दो वृत्त हैं जिनका केंद्र सेम है, उनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसे बना के दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स से ये केंद्र है, इस केंद्र पे दो वृत्त बन रहे हैं। एक तो मान लो ये बन रहा है ना, और एक मान लो ये बन रहा है, ठीक। तो एक की तो त्रिज्या है 3, छोटे वाले की 3 मिलेगी, और जो बड़े वाला है उसकी त्रिज्या है 5, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। हमें क्या करना है? हमें बड़े वृत्त की जीवा, जीवा समझते हैं क्या होता है? जैसे वृत्त है तो वृत्त के अंदर वाले दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा होती है ना, इसको हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा, ठीक है। अच्छा, छेदक रेखा और जीवा में अंतर बताया था मैंने आपको। छेदक रेखा तो है ना, दो पॉइंट को मिलाती भी है और बाहर भी चल जाती है, लेकिन इसमें नहीं होता, ये वृत्त के अंदर ही बनती है सिर्फ, है ना। तो हमें इस बड़े वृत्त की, ये जो बड़ा वृत्त है इसकी जीवा निकालनी है, जीवा की लेंथ पता करनी है जो इस छोटे वृत्त को टच करके जाए। जीवा तो बहुत सारी बनेगी, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है ना, ये भी जीवा है, ऐसे तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन हमें उस जीवा की लेंथ पता करनी है जो इस छोटे वृत्त को टच करके जाए। तो इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है। ये देखो, तो लेट्स से कि वो जीवा ये है ना, ये जीवा हो गई ना बड़े वृत्त की, और ये क्या कर रही है? छोटे वृत्त को टच करके जा रही है। मान लो इसकी लेंथ है ए बी, ठीक है, और ये पॉइंट है पी जहाँ पे वो टच कर रही है। तो मुझे इस ए बी की लेंथ पता करनी है। चाहते तो यहाँ भी बना सकते थे, मैंने यहाँ पे बना लिया अपनी मर्जी से। समझ में आ गई ना? बस ध्यान रखना इस वृत्त को टच करके जानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बना ली। अब इसकी लेंथ कैसे पता करोगे वो समझो। तो पहले मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, फिर मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। तो जैसे आपको पता है कि यार छोटा जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है 3, है ना। तो त्रिज्या कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ बना लो तब भी 3 रहेगी, यहाँ बना लो तब भी 3, यहाँ बना लो तब भी 3, है ना। एक काम करते हैं आप यहाँ पे बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं बाद में पता चल जाएगा अपने आप। ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या होगी इसकी। अच्छा, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बनाएंगे हम ऐसे, ये ऐसे, ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। आपको मालूम भी चल गया होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या बन गई? एक त्रिभुज बन गई, है ना। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगा करके हमें ए पी पता चल जाएगा। हमें क्या करना है? ए बी निकालना है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ए पी पता चल गया, सेम आप ऐसे इस पे लगा लेना, इस त्रिभुज पे, आपको पी भी पता चल जाएगा। फिर आप ए बी की लेंथ पता कर सकते हो, है ना। लॉजिक समझ में आ गया? अब इसको हम 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तीनों तरीके बताऊंगा, लेकिन पहले आपको लॉजिक समझ में आ गया ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। या तो आप उसका डबल करना, डबल करोगे तो रीजन लिखना पड़ेगा कि डबल क्यों करा, उसका रीज़न है, ठीक है। बता देता हूँ मैं आपको। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि जब किसी एक वृत्त के केंद्र से, जैसे ये वृत्त है, यहाँ पे मान लो ये वृत्त है, इस केंद्र से अगर मैं किसी जीवा पर, ये जीवा है ना, अगर मैं किसी जीवा पर लंब डालता हूँ, क्या डालता हूँ? लंब, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो वो उस जीवा को 2 भागों में बांट देता है, 2 बराबर भागों में, या फिर कह लो समद्विभाजित कर देता है। समझ में आई? यानी ये भाग इस भाग के बराबर हो जाता है। इसका मतलब अगर ये जितना आएगा, ए पी जितना आएगा उतना ही पी भी होगा। उन दोनों को जोड़ देंगे, हो गया हमारा काम बस, ठीक है। या फिर आप अलग से त्रिभुज बनाओ, इसकी अलग से त्रिभुज बनाओ, फिर आप इसकी अलग से त्रिभुज बनाओ, दोनों पे पाइथागोरस लगाओ, उन दोनों को जोड़ दो, वैसे ही कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक। तो करना स्टार्ट करते हैं फिर इसको। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें बताना पड़ेगा कि ये कोण जो है ना, ये 90 डिग्री का कोण है,
ठीक है, उसके बाद ही पाइथागोरस लगा पाएंगे ना। तो हम कहेंगे एंगल ए पी ओ बराबर है 90 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बात समझ में आ गई? ठीक, अब लगाते हैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AO का स्क्वायर बराबर होता है OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर बराबर होता है OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। AO कितना है, AO है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर होगा OP कितना है, OP है 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस AP कितना है, AP हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। इस 9 को इस तरफ भेज देता हूँ, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AP का होल स्क्वायर। ना ये तो AP का होल स्क्वायर आया, हमें तो AP चाहिए भैया। तो जब AP निकालोगे यानी रूट करना पड़ेगा, रूट करोगे तो ये क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो आपने AP की लेंथ पता कर दी, कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस त्रिभुज की अगर आप लिख देना कि भाई मैं OB को जोड़ रहा हूँ और OBP, इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा करके PB निकाल सकते हो, है ना। फिर आप इन दोनों को जोड़ करके इस AB की लेंथ पता कर सकते हो। एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भैया जो केंद्र होता है, केंद्र से अगर मैं किसी जीवा पर, ये जीवा होगी ना, केंद्र से अगर मैं किसी जीवा पर लंब ढालता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो वो लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब जो AP होगा वही PB होगा, है ना। तो ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको दूसरा तरीका करा रहा हूँ, चाहे तो आप पहला तरीका से ही कर सकते हैं। इतना नोट कर लिया होगा, इतना नोट कर लो, उसके बाद अपन नीचे चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समझ में आ गया? केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालते हैं ना, तो वो जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमने जो लंब ढाला था, क्योंकि परपेंडिकुलर तो था ही, ये जो हमने लंब ढाला था ये इस जीवा को, बड़े वृत्त की तो जीवा कहलाएगी ना, इस जीवा को समद्विभाजित कर देगा ना। इसका मतलब AP और PB क्या हो गए, बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि AP और PB हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो AP तो कितना आया था, 4 सेंटीमीटर, तो PB भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। AP के 4 लिख दिया, PB का PB, तो PB भी कितना आ गया, 4 आ गया। लॉजिक समझ में आ गया आपके? ठीक है, अब आप इस पूरी AB की लेंथ पता कर लो। मुझे तो अल्टीमेटली इस जीवा की लंबाई पता करनी है ना, तो हम लिख देंगे, तो जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओगे? टोटल लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर, यानी टोटल हो गई 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? एक बार रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हमने इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाई, उससे हमें ये पता चल गया, है ना। फिर हमें पता था कि केंद्र से अगर किसी जीवा पर लंब ढाला जाता है तो उसको समद्विभाजित कर देता है, बराबर बराबर बांट देता है। तो इसका मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो हमने वैसा कर दिया, फिर इनको जोड़ दिया, आ गया हमारा आंसर। कर लेंगे अगला को। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। एक मिनट, हाँ।
क्या कह रखा है कि एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों ओर, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है और सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। AB प्लस CD किसके बराबर होगा? AD प्लस BC के। ठीक है जी, आकृति देख लेते हैं। ये वृत्त है, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज खींच दिया। हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के, है ना। और हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सर्कल है, अगर आप उस सर्कल के चारों तरफ चतुर्भुज खींच देते हैं ना, तो उस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का जोड़ हमेशा बराबर होता है ना। कोई भी सर्कल आप देख लें, उसमें अगर आपने चतुर्भुज खींच दिया उसके चारों तरफ, तो उसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं ना, जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, आमने सामने की भुजाओं का जोड़ हमेशा बराबर मिलता है। हमें इस बात को प्रूफ करना है बस। कैसे करेंगे वो समझो। पहले मैं आपको है ना समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। देखो लॉजिक समझना, ये A पॉइंट बाहर है ना, और अगर आप ध्यान से देखें, ये हो गई AP आपकी स्पर्श रेखा, ये भी क्या हो गई? स्पर्श रेखा, है ना। बताई मैंने आपको, स्पर्श रेखा की लंबाई ये हो गई, स्पर्श रेखा की लंबाई ये हो गई। ठीक है, तो हमें पता है कि यार बाहरी पॉइंट से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। इसका मतलब AP और AS ये दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर आप इस B पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो इसका मतलब BP और BQ ये भी लेंथ में बराबर होंगी, है ना। एक काम करता हूँ, इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना आए बाद में। ये B पॉइंट बाहरी पॉइंट हो गया, तो ये हमारी क्या हो गई? स्पर्श रेखा की लंबाई, ये भी हमेशा क्या होंगी? बराबर होंगी। पता है ये बात हमें। ठीक है, अब इस C पॉइंट को देखिए, C एक बाहरी पॉइंट है, तो CR और CQ ये भी लेंथ में क्या होंगी? बराबर होंगी। बनाएं इसको, CR और CQ ये भी लेंथ में क्या हो गई? बराबर हो गई। ऐसे ही इसमें देखो, D एक बाह्य पॉइंट है, इससे मैंने स्पर्श रेखा खींची, ये भी लेंथ में क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, तो लेट्स से ये पेन ले लेते हैं। तो ये बाह्य पॉइंट हो गया, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा क्या होगी? आपकी बराबर होगी। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, हम अल्टीमेटली इनको जोड़ेंगे। इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने से हमेशा ये मिलता है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हम लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि बाह्य पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखा लेंथ में हमेशा बराबर होती है। ये आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये आप कर पाएंगे। लिख देते हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AP और AS ये बराबर होंगी, AP बराबर होगी AS के। ठीक है, ऐसे ही BP और BQ ये भी बराबर होंगी, BP बराबर होगी BQ के। ठीक है, BP और BQ क्या होंगी? बराबर होंगी। इसी तरीके से CR और CQ ये भी लेंथ में क्या होंगी? बराबर। CR और CQ लेंथ में बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही DR और DS ये लेंथ में बराबर हो जाएंगे। DR और DS ये लेंथ में क्या हो जाएंगे? आपकी बराबर हो जाएंगे। इसको वाइट पेन से लिखते हैं, येलो। समझ में आ गया? AP AS बराबर होगी, BP BQ बराबर होगी, CR CQ बराबर होगी और DR DS बराबर होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, आप ये लिख तो रहे हो, लेकिन इसमें जो लिख रहे हो ना उसको ध्यान से लिखना। ध्यान से लिखने का मतलब क्या है? आपने देखो क्या लिखा, AP बराबर AS लिखा, BP बराबर BQ लिखा, है ना। अब आप BP बराबर BQ को ऐसे तो लिख सकते थे, BQ बराबर BP। समझ में आई? आप BQ को यहाँ लिख देते, BP को यहाँ लिख सकते थे, लेकिन लिखना नहीं है। ध्यान देना, आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? आपको चाहिए AB प्लस CD।
है ना, ताकि जब हम इनको जोड़ें तो ए बी और सी डी का जोड़ बने। अब आप इसको जोड़ के देखो, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, इसको जोड़ोगे तो ए बी बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है ना। ऐसे सी आर और डी आर को जोड़ो, सी आर और डी आर को जोड़ो तो क्या बन रहा है, सी डी बन रहा है, वही हमें चाहिए। तो इसलिए आप इन नामों को ध्यान से लिखना। इसको लिखने के लिए आप सी आर बराबर सी क्या हुआ है, इसको लिखने के लिए आप सी क्या बराबर सी आर भी लिख सकते थे, लिखना होता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। लेकिन जो हमें चाहिए, हमें अल्टीमेटली ये चाहिए ना, तो वो नहीं मिल पाता, होता तो ये भी ठीक, लेकिन जो हमें चाहिए, जो हमें सिद्ध करना है ना, जो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, वो हम यहाँ पे कर नहीं पाते फिर, समझ में आ गई। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो आपको चाहिए, जैसे ए बी और सी डी चाहिए मुझे, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँ, ए पी बी पी सी आर डी आर, इनको एक लाइन में लिखूँ, दूसरी तरफ मैं दूसरी वाले लिखूँ, ताकि इनको बराबर प्रूफ कर सके। समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं इनको जोड़ता हूँ, ये लेट्स से इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। इन चारों को हम जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, अब जोड़ना और जोड़ने पर देखो क्या मिलता है। ए पी बी पी सी आर डी आर, लेफ्ट साइड वाले अलग से जुड़ेंगे, राइट साइड वाले अलग से जुड़ेंगे, बराबर का निशान बराबर ही रहेगा, ठीक है। देखो इन सबको जोड़ देते हैं, ये होगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, बराबर का बराबर रहा, क्योंकि बराबर बराबर है ना, यहाँ भी बराबर रहेगा। इनको भी जोड़ दो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब देखो कमाल, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक है। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या बनेगा, सी डी बनेगा, बस समझ आ गई। और ऐसा ऐसा ही हमें चाहिए, ए बी प्लस सी डी, लॉजिक समझ में आया, ठीक है। बराबर का निशान, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस कहाँ है भाई, ए एस प्लस बी क्यू, ओहो दिक्कत हो गई, ए एस प्लस तो हमें डी एस चाहिए था, ए एस प्लस बी क्यू थोड़ी चाहिए, तो कोई बात नहीं, ऐसे जोड़ लो, ए एस प्लस डी एस जोड़ लो, क्योंकि अल्टीमेटली जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ तो आप कैसे भी लो, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5 है, अब इसको आप ऐसे जोड़ो या तो, है ना, या फिर आप इन दोनों को जोड़ करके बाद में जोड़ दो, बात तो सेम ही है, आप जोड़ ही तो रहे हो, तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हो। इसलिए ए एस प्लस डी एस जोड़ लेते हैं, वही चाहिए, तो ए एस प्लस डी एस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए डी बनेगा, है ना। बी क्या और सी क्या को जोड़ लो, बी क्या और सी क्या को जोड़ के क्या बनेगा, बी सी बनेगा, बस। और यही हमें चाहिए था, है ना, किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लिख देना इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एक बाह्य पॉइंट था, इससे स्पर्श रेखाएं खींची गई थी। स्पर्श रेखाएं जब हम बाह्य पॉइंट से खींचते हैं तो लेंथ में बराबर होती हैं, तो ए पी बराबर होगी ए एस के, बी पी बराबर होगी बी क्यू के, सी आर बराबर होगी सी क्यू के, और डी आर बराबर होगी डी एस के, है ना। इनको हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमें ये मिल गया, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 8th कराया ना मैंने अभी आपको, क्वेश्चन नंबर 11th करा रहा हूँ मैं, क्योंकि 8th और 11th सेम है, ठीक है। तो 11th पहले करेंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे। ये देखो बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने किया ना, वैसा ही है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब समझो, एक वृत्त है, इस वृत्त के चारों तरफ मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, लेट्स से ये है ना, इसके वृत्त के चारों तरफ मैंने एक चतुर्भुज बनाया, और वो चतुर्भुज जो है ना वो समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। इतना समझ में आ गई। हमें सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज भी होगा। वापिस समझो, एक वृत्त है, इसके चारों तरफ हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है, समांतर चतुर्भुज हमें दिया हुआ है, हमने बनाया समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक समचतुर्भुज भी होगा। अब समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, ध्यान से समझो, छोटा सा लॉजिक समझाता हूँ। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और भी गुण होते हैं, लेकिन जो मेन गुण यहाँ पे काम करना है वो देख लो।
समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं तो आपको बराबर दे रखी हैं, आपको दे रखा है कि ए बी बराबर है सी डी के, ए डी बराबर है बी सी के, ये आपको मिला हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि चारों भुजाएं भी बराबर होंगी। समझ में आएगी? आपको ये चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। आपको दे क्या रखा है, आपको आमने सामने की भुजाएं बराबर दे रखी हैं। कैसे करेंगे वो देखो। तो जैसे अभी हमने किया ये क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, वैसे सेम टू सेम इसमें करेंगे। कैसे? इस पॉइंट को लेट से पी नाम दे दिया, इसको क्यू नाम दे दिया, इसको आर, इसको एस। तो हमें पता है कि भैया ए पॉइंट बाह्य पॉइंट है, तो ए पी की लेंथ और ए एस की लेंथ बराबर होगी। ऐसे हमें यह भी पता है कि बी बाह्य पॉइंट है, तो बी पी की लेंथ और बी क्यू की लेंथ ये भी बराबर होगी, है ना। सी बाह्य पॉइंट है, तो इसका मतलब सी आर की लेंथ और सी क्यू की लेंथ ये भी बराबर होगी। और डी बाह्य पॉइंट है, तो इसका मतलब डी आर की लेंथ और डी एस की लेंथ ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो उतना हम कर लेते हैं पहले, और उसके बाद एक स्टेप और है, उसको सोल्व कर लेंगे। उसको सोल्व करने के बाद ये अपने आप ही बन जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है, प्रॉपरली लिखना पड़ेगा ना। दिया है, हमें क्या दिया है, हमें एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो हम कहेंगे हमें, या फिर कह दो वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब क्या होता था, चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है, ये हमको मिला हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है, कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ए बी और सी डी, है ना, और ए डी और बी सी ये बराबर होती है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी बराबर होती है सी डी के और ए डी बराबर होती है बी सी के। ये हमें पता है, भाई समांतर चतुर्भुज होगा तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब ए बी सी डी के बराबर होगी और ए डी बी सी के बराबर होगी। मैं तो समझ में आ गई, ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, आगे देखो। अब हम लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। मुझे क्या सिद्ध करना है भाई, मुझे सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज होगा, है ना। समचतुर्भुज का मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, ऐसा सिद्ध करना है। यानी हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों बराबर है। कैसे करेंगे वो देखो। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिद्ध। वही बातें कि भाई बाह्य पॉइंट से खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, वो करके जैसे हमने 8 क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम उतना करना है। लिख देता हूँ मैं, कहेंगे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, लंबाई में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए पी ए एस के बराबर होगी, बी पी पी क्यू के बराबर होगा, और क्या लिखेंगे, सी आर सी क्यू के बराबर होगा। पता है ना, सी क्यू बराबर सी आर क्यों नहीं लिखा, लिखने को तो ये भी लिख सकते थे, लेकिन जो अल्टीमेटली हमें चाहिए वो हमें मिलता नहीं, इसलिए हम सी आर बराबर सी क्यू लिखते हैं, ताकि जुड़े तो ए बी सी डी बन जाए ना, इसलिए। तो देखो सी आर बराबर होगा सी क्यू के, ये बोला है क्या मैंने। ऐसे ही डी आर बराबर होगा डी एस के, डी आर बराबर होगा डी एस के।
इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इतना तो हम करते ही थे। फिर हम क्या करते थे, इन चारों को जोड़ देते थे, 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखें, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये बराबर आता था इनके जोड़ के, यानी AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, है ना। इसके बाद AP प्लस BP क्या बन जाता है, AB, CR प्लस DR CD, ठीक है। AS प्लस B क्या बन नहीं पा रहा था, AS प्लस DS बनता था। क्या बनता था भैया, AS प्लस DS, देखें AS प्लस DS बनता था AD, AD। अच्छा, BQ प्लस CQ क्या बनता था, BQ प्लस CQ बनता था हमारा BC, क्या बन जाता था BC। इतना तो हम कर चुके हैं 8वें क्वेश्चन में। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप चेंज हो जाएगा, हमें सिद्ध क्या करना है उसके हिसाब से देखेंगे। हमें सिद्ध करना है कि AB BC CD और DA ये चारों बराबर है। कैसे करेंगे वो समझो। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है, ये बात है ना। हमें इसको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब यहाँ पर मतलब समझना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, AB को CD लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बराबर दिया हुआ था ना, ये देखो ये देखो ये देखो, ये रहा, ये भी CD के बराबर दे रखा था, AD BC के बराबर दे रखा था, तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया, AB को CD लिख दिया। पिछली बार क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि पिछली बार कह नहीं रखा था कि समांतर चतुर्भुज है, पिछली बार बोला था कि चतुर्भुज है, अब की बार बोला है कि समांतर चतुर्भुज है। भाई समांतर चतुर्भुज है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब मैं AB को क्या लिख सकता हूँ, CD। आप चाहते तो CD को भी AB लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने इसको लिख दिया, है ना। दोनों कैसे भी लिख लो आप, इसको बदलो चाहे इसको बदल लो, आपकी मर्जी है। मैं इसको नहीं बदल रहा हूँ, इसको सेम टू सेम रख रहा हूँ, बराबर। इसी तरह से AD को क्या लिख सकता हूँ, देखें ये देखो, AD को लिख सकते हैं हम BC, या फिर आप BC को AD लिख दो, बात सेम है। मैंने AD को लिख दिया भैया BC प्लस BC का BC। अब यहाँ से क्या होगा, अच्छा रीजन लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखा, क्योंकि AB और CD बराबर थे और AD और BC भी बराबर थे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। समझ में आ गई। आगे देखो, CD प्लस CD क्या हो गया, 2CD बराबर BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारा क्या आ गया, CD बराबर BC आ गया। CD बराबर क्या आ गया, BC। अब यहाँ से समझना, ये हम ऊपर चलते हैं। हमें क्या दे रखा था, AB बराबर CD दिया था, है ना। अब हमारा क्या आया, हमारा CD BC के बराबर आ गया। देखा नीचे जाके, AB बराबर CD दे रखा था, CD बराबर BC आ गया, और BC किसके बराबर था, AD के बराबर था ही। तो इसका मतलब चारों के चारों क्या हो जाएंगे, बराबर। यही हमें चाहिए था। समझ में आई। आपको मैं लिख के दिखाऊँ, देखो हमें क्या दिया हुआ था, हमें AB बराबर BC दिया हुआ था, यही था क्या, नहीं, AB बराबर CD दिया हुआ था, है ना। इसको लिख देते हैं, चलो AB बराबर CD दिया हुआ है, AB बराबर CD हमें दिया हुआ था, है ना। CD बराबर BC, इसको लिख दिया, AB बराबर CD ये तो हमें दिया है, और CD बराबर BC ये अभी हमने सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया, ठीक है। अच्छा BC किसके बराबर दे रखा था, देखें BC भी हमें बराबर मिला था, BC और AD बराबर मिले थे, तो इसको लिख देते हैं BC और AD, या फिर AD बराबर BC लिख दो, आपकी मर्जी है। ये भी हमें दिया है, समझ में, ये तो आपको दे रखे थे और ये हमने सिद्ध किया। अब इससे देखो क्या पता चलता है, AB CD के बराबर है, CD BC के बराबर है, BC AD के बराबर है, तो इसका मतलब सारे बराबर नहीं होंगे क्या, हो गए। तो आप लिखना क्या, तो AB भैया BC के बराबर भी हो गया, BC भाई साहब CD के भी बराबर है, और CD भाई साहब DA के बराबर है। चारों बराबर हैं, कैसे, AB CD के बराबर है, CD BC के बराबर है, इसका मतलब AB और BC भी तो बराबर हुए, है ना। CD BC के बराबर है, BC AD के बराबर है, इसका मतलब CD और AD भी बराबर हुए। तो मैंने ऐसे ही तो लिखा है, AB BC CD DA चारों एक दूसरे के बराबर हैं ना, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इतने सिद्धम, समझ में आ गया क्या। रिकैप करता हूँ एक बार, फिर ज़्यादा आएगा। ये देखो हमने कुछ नहीं किया, जैसे हमने 8th क्वेश्चन किया था सेम लॉजिक से चले।
है ना। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसी लॉजिक से करना है, तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर बात आ जाती है वृत्त की और वृत्त के परिगत चतुर्भुज की, तो आपको पता है यार बाहरी पॉइंट से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, है ना। तो हमने उस तरीके का यूज़ करना है बस, ठीक। तो हमने 8th क्वेश्चन जितना करा, ये यहाँ तक हम पहुँच गए थे, 8th क्वेश्चन में इतना सॉल्व किया था, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब हमने क्या करना है, ए बी को चेंज कर दिया सी डी में। आप चाहते तो सी डी को भी चेंज कर सकते थे, आपकी मर्जी है, तब भी आंसर सेम आता। मैंने ए बी को चेंज किया, चेंज करने से मुझे मिला सी डी बराबर बी सी। अब क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा था, क्वेश्चन में मुझे ए बी बराबर सी डी दिया था, मैंने क्या सिद्ध किया, सी डी बराबर बी सी सिद्ध किया। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, और क्वेश्चन में दिया था कि ए डी और बी सी बराबर है ना, चाहे ए डी बराबर बी सी लिख दो, चाहे बी सी बराबर सी ए डी लिख दो, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी सी डी बी सी और बी सी ए डी ये एक दूसरे के बराबर हैं, सारे के सारे एक दूसरे के क्या हैं, बराबर। इसका मतलब ए बी बी सी डी डी ए, ये चार के चार क्या हो गया, अपने बराबर हो गया। समझ में आ गई, ए डी लिखो डी ए लिखो, बात सेम है। कर लेंगे क्वेश्चन, आसान था। क्वेश्चन देखो, क्या लिखा कि आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्शरेखाएं हैं। साथ साथ समझते हैं, यहाँ पर आपको आकृति दिख रही होगी, ये एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश है, ये दोनों आपको स्पर्शरेखा दे रखी हैं ना इस वृत्त की, ठीक है। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्शरेखा ए बी एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब समझो, ये पॉइंट है सी जो कि स्पर्श बिंदु है, होगा वैसी बात यार, ये स्पर्श रेखा होगी, ये ये स्पर्श रेखा होगी, ये वृत्त हो गया, तो स्पर्श बिंदु हो गया। ये जो स्पर्श बिंदु है ये एक्स वाई को, ये एक्स वाई था, इसको तो ए पॉइंट पर काटता है ना, और ये जो एक्स डैश वाई डैश है इसको बी पॉइंट पर काटता है। तो ये आपकी ए बी एक स्पर्श रेखा बन गई। समझ में आ गया। हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ए ओ बी मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक। कैसे करेंगे वो समझो। पहले मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ रफली, उसको बाद मैं आपको फिर मैं समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं काम करूँगा, मैं ओ सी को जोड़ दूंगा। अब ओ सी को जोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ, आपके यहाँ पे दो त्रिभुज बन गई। एक तो बन गई ये वाली त्रिभुज, एक बन गई आपकी ये वाली त्रिभुज, है ना। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कैसे हैं बता देता हूँ आपको। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, क्यों, क्योंकि बाह्य पॉइंट था, उससे हमने स्पर्शरेखा खींची थी, तो वो लेंथ में हमेशा बराबर होती हैं। तो ए सी बराबर है ए पी के, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, ओ पी बराबर है ओ सी के, क्यों, क्योंकि भैया त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या नहीं होगी, तो त्रिज्या ही बराबर होती है। ऐसे ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है ही, तो साइड से ये दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम हो जाती हैं। सर्वांगसम होंगी तो इसका मतलब ये वाला कोण, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट से एंगल 1 नाम दे दिया। एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता, इन दोनों त्रिभुजों की, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में भी अगर मैं ऐसे ही प्रूफ करके इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देता, होती भी ये भी सर्वांगसम ना, ये इसके बराबर, ये कॉमन और ये इसके बराबर, तो सर्वांगसम तो हो जाती। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 3 बराबर हो जाता किसके, एंगल 4 के। समझ में आ गई। सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं ना, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाता है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाता है ना। ये वाला एंगल भी इसके बराबर होता है, ये वाला भी इसके बराबर, लेकिन हमें इसकी जरूरत है ना, तो इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। हो गया। तो हम क्या लिखते लास्ट में कि भैया इन चारों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्यों होता है पता है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4, इन चारों कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है भाई, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने कोण बना लो उन सब का उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हमने इसको इसके बराबर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये एंगल का पता करना है, एंगल ए ओ बी, है ना, इसको 90 डिग्री दिखाना है बस, ठीक। अभी हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, प्रूफ किया ना, मैंने अभी बताया आपको कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ऐसे मैंने ये प्रूफ किया कि एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे, है ना। तो अब हम इनको चेंज कर देंगे। ध्यान देना, 2 और 3 को तो चेंज मत करना, क्योंकि यही हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए। इनको अगर आप चेंज कर दो तो आपको मिलेगा कैसे, है ना। तो ये इनको तो चेंज मत करना, इनको चेंज कर देना। जैसे एंगल 1 को लिख दूंगा मैं एंगल 2 इसके हिसाब से, इसको मैं चेंज करूँगा नहीं। एंगल 4 को क्या लिख दूंगा, एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 हो जाएगा
और 2 एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 में एंगल 2 जोड़ोगे तो 2 एंगल 2, और एंगल 3 में एंगल 3 जोड़ोगे 2 एंगल 3 बराबर क्या 180 डिग्री। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये 2 भाग में आ गया ना। तो आपने इन एंगल का जोड़, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 का जोड़ क्या बन रहा है, AOB तो बन रहा है। तो आपने अल्टीमेटली एंगल AOB को ही क्या दिखा दिया, 90 डिग्री दिखा दिया। तो जी समझ में आया। वापस रिकैप कर देता हूँ, इसके बाद मैं लिखूंगा भी, लिखेंगे तो जो ज़्यादा आराम से समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध किया, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। ऐसे ही इन दोनों को भी सर्वांग समसिद्ध कर सकते थे, तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गया। लिख दिया इसको। मुझे पता है कि इन चारों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो वो लिख दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री दिखाना है। AOB कह लो या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 कह लो, इनका जोड़ 90 डिग्री दिखाना है। कैसे दिखा पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, एंगल 1 को चेंज कर दिया, एंगल 4 को चेंज कर दिया, एंगल 1 को चेंज कर दिया एंगल 2 में, एंगल 4 को चेंज कर दिया एंगल 3 में, है ना। चेंज करने से मुझे ऐसा मिल गया। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया कि एंगल 2 प्लस 3 किसके बराबर है, 90 के, और वही मुझे दिखाना था। एंगल 2 प्लस 3 कह लो या फिर आप AOB कह लो, बात एक ही। समझ में आ गई ना। अभी मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। अभी आप लिखेंगे ना, अगर आपको नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लिखेंगे तो आराम आराम से करेंगे। अब ये तो एक बार कैसे ओवरव्यू देना था कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अच्छा, अब कई बच्चों का डाउट आता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इस तरीके से करना है ना। तो अभी आपका वो लेवल नहीं है, ठीक है ना। अभी आपका वो लेवल नहीं है, अभी आपकी उम्र है सीखने की। आप देखो पहले क्वेश्चन को कि कैसे कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो एक लेवल ऐसा आएगा जब आप क्वेश्चन को देखकर ये पता कर सकते हैं कि अच्छा मैं इसमें एक काम कर देता हूँ, ये जोड़ देता हूँ। अभी तो आपकी पहली बात है ना, आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। अभी तो आप सीखेंगे कि अच्छा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इनको जोड़ करके यहाँ पे हम सर्वांग समसिद्ध करके सोल्व किया जा सकता है ना। तो अभी आप ये मत सोचिए कि सर मैं क्वेश्चन को खुद नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर हैं ना, जो थ्योरम वाले चैप्टर होते हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, ये चैप्टर इसी टाइप के होते हैं। इसमें आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है ना। आप ये मत सोचिए कि भैया हमें यार खुद निकालने थे। वो जब मैं कहता हूँ ना कि खुद निकालो, वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कहता हूँ जो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। जो नहीं लगता ना भी नहीं हो पाएगा, आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, उनको मैं कभी कहता भी नहीं कि खुद करो, है ना। तो ये जो चैप्टर होते हैं, जैसे 10 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, इसमें आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि यार मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ खुद ब खुद, तो इसमें कमी है। कमी नहीं है, हर एक ऐसा करते हैं, हर कोई बच्चा। मेरे ख्याल से दुनिया के 99% ऐसे बच्चे होंगे जो इन चैप्टर्स को ऐसे ही करते हैं। मतलब पहले देखते हैं कि टीचर ने कैसे करवाया है, उसके बाद खुद करते हैं। क्योंकि आपका नया जितने भी अब तक आपने किए हैं चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स किए हैं, उनमें ये कंसेप्ट नहीं आते थे ना। ये कंसेप्ट अब से आने स्टार्ट हुए हैं, तो अभी तो आप सीख रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ABCD सीख रहा है, वो खुद सोचे यार मेरे को ABCD याद नहीं हो रही। याद कैसे हो जाएगी, अभी तो उसकी स्टार्टिंग है ना। अभी तो वो रट्टा मारेगा एक प्रकार से, उसके बाद उसको पता चलेगा हाँ याद होगा। वही सेम चीज़ इसके साथ है। आप ये मत सोचिए कि यार मुझे क्वेश्चन खुद नहीं आ रहे। ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 6वां चैप्टर और 10वां चैप्टर, और थोड़ा बहुत 8वां चैप्टर भी है 8.4 के जैसा। वो एक नया लेवल है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा पहले, है ना। सीखना का मतलब क्या है कि आप ये मत समझिए कि भैया सीखना पड़ेगा मतलब रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा नहीं मारना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, देखना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें होगी, करें। देखो हल, सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है भाई मुझे प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारी बातें आपको दी ही गई हैं, है ना। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A, एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको दिया हुआ है, तो आप इसको लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि एंगल AOB बराबर 90 डिग्री है। एंगल AOB इसको 90 डिग्री बराबर प्रूफ करना है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम रचना। हमने यहाँ पे एक रचना करी, आकृति हमको दे रखी थी ना। हमने क्या रचना की, हमने OC को जोड़ा था ताकि त्रिभुज बन जाए। हम लिखेंगे OC को जोड़ा, ये हमने कर ली यहाँ पे रचना, ठीक है। अब करते हैं इसको सिद्ध।
करें। तो एक तो ये त्रिभुज हो गई, एक ये त्रिभुज हो गई। लिख लेते हैं त्रिभुज पी ओ ए व त्रिभुज सी ओ ए में इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चल रहे हैं। तो हमें पता है कि यार पी ए और ए सी ये दोनों बराबर होंगे, पी ए और ए सी बराबर होंगे। रीजन क्या लिखोगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं, है ना, हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, ओ ए बराबर होगी ओ ए के, इस त्रिभुज का ओ ए, इस त्रिभुज का ओ ए, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उभयनिष्ठ हैं, दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये बराबर होंगे। ठीक है, पी ओ बराबर होगा ओ सी के, इसको भी लिख लेते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। पी ओ बराबर होगा ओ सी के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं और ये हमेशा बराबर होती हैं भैया। तो साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या होगी, सर्वांग सम हो गई। साइड 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज, ये और ये दोनों सर्वांग सम हो गई। इस त्रिभुज का नाम है पी ओ ए, सर्वांग सम हो गई है त्रिभुज सी ओ ए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नाम थोड़ा सा ध्यान से देते हैं ना अभी, क्योंकि सर्वांग सम आपने सिद्ध कर दी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल एक एंगल दो के। ऐसे ये एंगल इस एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर, लेकिन हमें इसकी जरूरत है तो हम यही लिखेंगे। इतना लिख लिया पहले, और इतना लिख लो, फिर अपन ऊपर चलेंगे। ठीक है, लिखो पहले इतना। काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। देखो अब इतना तो लिख लिया आपने, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करता तो एंगल तीन एंगल चार के बराबर आता, है ना। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखिएगा इसी प्रकार, इसी प्रकार एंगल तीन और एंगल चार भी बराबर हो जाते अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को लेते तो। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि यार एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल बन रहे हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, तो उसको मैं लिखूंगा। तो मुझे क्या पता है कि एंगल एक, एंगल दो और एंगल तीन, एंगल चार, इन सभी कोणों का जोड़ होगा 180 डिग्री, है ना। तो इनका कारण भी लिखना पड़ेगा। इसका कारण है कि एक रेखा के ऊपर, एक रेखा पर बनने वाले कोण, बनने वाले कोण, इनका जोड़ हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप बेशक यहाँ पे पूरा लिख दें, लेकिन आप इतना लिखेंगे तब भी वही मतलब है ना भाई, एक रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे करना है एंगल दो और तीन को तो चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि मुझे ए ओ बी की ही वैल्यू निकालनी है, इनकी ही वैल्यू निकालनी है ना। तो दो और तीन को तो मैं चेंज नहीं करूँगा, एक और चार को चेंज कर दूंगा। एक को क्या लिखूँगा, एक को लिख दूंगा दो, दो और तीन को चेंज नहीं करूँगा, और चार को क्या लिखूँगा, चार को लिख दूंगा तीन, बराबर क्या 180 डिग्री। अब एंगल दो प्लस एंगल दो, दो एंगल दो हो गया, एंगल तीन प्लस एंगल तीन, दो एंगल तीन हो गया, बराबर क्या 180 डिग्री, है ना। जोड़ते हैं तो ऐसा जोड़ा जाता है ना, एंगल तीन में एंगल तीन जोड़ा तो एंगल तीन कितने हो गए, दो हो गए, तो दो एंगल तीन लिख देते हैं। इतना लिख लो पहले एक बार, फिर अपन नीचे चलेंगे। अब देखो, तो दो कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर बच गया एंगल दो प्लस एंगल तीन बराबर 180 डिग्री, और ये दो गुणा में है, यहाँ जाके भाग में आएगा, तो एंगल दो प्लस एंगल तीन किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री बटे में दो, कट के आ गया 90 डिग्री, है ना। यानी एंगल दो प्लस एंगल तीन क्या था, एंगल ए ओ बी तो था, यही था कि नहीं था। ये देखो एंगल दो प्लस एंगल तीन ये क्या था, ए ओ बी, ये वाला कौन था ना, ये कौन कितना आ गया हमारा 90 डिग्री बराबर आ गया, सिंपल, है ना। यही हमें प्रूफ करना था, इतने सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। समझ आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं, 10वां क्वेश्चन, नोट कर लिया, ये लॉजिक समझ में आ गया ना।
ठीक है, पहला काम इन दोनों को सुरंग समचित किया, इन दोनों को, फिर इन दोनों को सुरंग समचित किया, मतलब बताया कि इसी प्रकार से ये सुरंग सम होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। अब इन सभी कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री ना, तो वहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 आ गया। सिंपल, कर लो, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 10वां, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पढ़ो इसको पहले। क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, समझ रहे हो, बना देता हूँ पहले। ये वृत्त हो गया, लेट्स से ओ है, ये एक बाह्य पॉइंट हो गया पी। इस पी पॉइंट से मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, है ना, पी ए और पी बी, ये स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, है ना। तो इनके बीच का कोण, ये इनके बीच का कोण हो गया। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अब इस लाइन का मतलब समझो। स्पर्श बिंदु ये हो गई, इनको मिलाने वाले रेखाखंड कहाँ तक मिलाना है, केंद्र पर मिलाना है। इन पॉइंटों को हमने केंद्र पर मिलाना है, ये मिला दिया जी, मिला दिया। तो जो केंद्र पर जो कोण बना है ना, केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित का मतलब केंद्र पर बनने वाला कोण, अंदर की तरफ ये वाला, तो ये कोण का संपूरक होता है। का संपूरक होने का मतलब क्या है कि भैया ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का जोड़ 90 हो, संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों कोण जो हैं उनका जोड़ 180 डिग्री है। वापस समझ लो भाई, बाह्य पॉइंट से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है जी, खींच दी। तो ये जो बीच वाला कोण है, ये कोण इस कोण का संपूरक होता है। बीच का कोण अंतरित कोण का, केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, ऐसा प्रूफ करो। मतलब इस कोण को और इस कोण को, इन दोनों कोणों का जोड़ बराबर होगा 180 डिग्री, ऐसा प्रूफ करना है। समझ में आ गई? कैसे करेंगे वो समझो। पहले मैं आपको रफली समझा देता हूँ, उसके बाद आप करेंगे। सबसे पहले इस एंगल को 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। मुझे प्रूफ करना है कि एंगल 1 + 2 180 डिग्री है। एंगल 1 + एंगल 2 किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ये मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ, है ना। कैसे करूँगा, मुझे पता है कि यार ये एंगल जो है, लेट्स से इसका नाम है एंगल 3, ये 90 होगा। ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा, एंगल 4। अच्छा, अब मुझे पता है कि यार चतुर्भुज बन रहा है, तो इन चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 बराबर होता है 360, है ना। अब एंगल 1 तो मुझे पता नहीं है, एंगल 2 भी नहीं पता, एंगल 3 पता है जी 90 है, एंगल 4 भी पता है 90 है, बराबर क्या होगा 360 के 90 90 180, वहाँ चल जाएंगे। तो एंगल 1 + एंगल 2 क्या आ जाएगा, 180 घटाओगे तो 180 आ जाएगा। सिंपल, समझ में आ गई। आपने अल्टीमेटली इन दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री दिखा दिया, और वही आपको दिखाना था। संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। क्वेश्चन देखने में तो पता नहीं कैसा लग रहा था कि कैसा क्वेश्चन होगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको लिखना कैसे है वो समझ लो। हल, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा, अच्छा आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, भाई सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि एंगल 1 + एंगल 2 इसका जोड़ 180 डिग्री होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, दिया क्या है वो भी लिख दीजिए, दिया है पहले लिखिएगा, उसके बाद सिद्ध करना है लिख दीजिएगा, या फिर इसको आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दे रखा है कि भैया स्पर्श रेखाएँ हैं, एक वृत्त है, ठीक है, और बस यही हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ हैं,
PA और PB दो स्पर्शरेखाएं हैं, ये आपको दिया हुआ है। दिया है तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा मैं लिख रहा हूँ तो ऐसे लिखना है, थोड़ा बहुत बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब करते हैं हम सेध। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये कोण 90 का है, ये कोण भी 90 का है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एंगल 3 बराबर है 90 डिग्री और एंगल 4 बराबर है 90 डिग्री। आप चाहें तो नाम दें या फिर आप पूरा नाम लिखें बार बार, तो मैंने नाम लिखना ज़्यादा सही रहता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इनका रीज़न क्या दोगे कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए हमने ऐसा करा है, ठीक। अब मुझे पता है कि यार इन चारों कोणों का जोड़ क्या होगा, 360 है ना। तो लिखते हैं चलो। तो मुझे पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होंगे, 360 के। इसका भी रीजन लिख देना, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का, सिंपल कोण तक लिख सकते हो क्योंकि कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री, है ना। ये तो आपने लिख ही दिया। रीजन क्या है कि ये चतुर्भुज के आंतरिक कोण है और हमें मालूम है कि आंतरिक कोणों का जोड़ क्या होता है, 360। पूरा लिखना चाहो तो और अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो ये भी ठीक है, इतना ही लिखा जाता है, वैसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का तो मुझे पता ही नहीं है, एंगल 3 का पता है कि 90 है, एंगल 4 भी पता है कि 90 है, बराबर क्या है 360 डिग्री। अभी हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 प्लस 90 180 डिग्री बराबर क्या है 360 डिग्री। 180 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, इतना लिख लो पहले एक बार। आगे देखो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर आ गया हमारा 180 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। यहाँ पे ऐसे डब्बा बना के लिख देना इति सिद्धम, हैंस प्रूफ, हो गया काम, आसान था। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, आज हमने किया 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया आज तो, है ना। 11वां भी कर दिया ना आपने, देख लेते हैं। 7वां भी हो गया, 8वां भी हो गया, 9वां भी हो गया, 10वां भी 11वां भी, आज 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिया हमने। 2 क्वेश्चन बच के 12वां 13वां वो कल करेंगे, और प्लस इसके एग्जाम्पल भी करवाने हैं, वो हमको परसों करवा के उसके बाद फिर आपका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।